हेलो एवरीवन। रिफ्रैक्शन इन ए प्लेन सरफेस में हम लोग अभी ये देख चुके हैं रिफ्रैक्शन इन ए स्लैब। और स्लैब किसको कहते थे? एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें इंसिडेंट सरफेस और इमर्जेंट सरफेस आपस में पैरेलल थे। एंड वी आर नाउ गोइंग फॉर द सेकेंड टॉपिक, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। ये है प्रिज्म। इसमें क्या है? द इमर्जेंट सरफेस एंड द इंसिडेंट सरफेस ऑफ द लाइट रे are not parallel. If they are parallel, they are called slab. They are not parallel, they are called, that is called a prism. तो ठीक है, टॉपिक है प्रिज्म। क्या? The incident surface and emergent surface are not parallel। प्रिज्म के बारे में जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है थोड़ा सा लिख देते हैं। कोई पूछेगा नहीं व्हाट इज ए प्रिज्म, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। एंगल बिटवीन इंसिडेंट सरफेस एंड emergent surface is called angle of prism or refracting angle of prism ऐसे कहते हैं। मतलब अगर हम कहेंगे कि ऐसा शेप का कोई एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है और ये मान लो कि हम कहेंगे कि ऐसा करके कोई मीडियम है। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कि कोई एक रे, सपोज हम कहेंगे कोई एक लाइट रे वो घुसा पड़ा ऐसे इसके ऊपर, बेंड किया और इधर से निकल गया सपोज। तो आपको क्या दिखा? यहाँ पे दिखा ये है कि ये है इंसिडेंट रे, ये है इमर्जेंट रे, एंड द इमर्जेंट सरफेस एंड इंसिडेंट सरफेस आर नॉट पैरेलल। अगर ये दोनों पैरेलल नहीं है तो फिर इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो एंगल होगा। लेट अस सी द एंगल। कैसे निकालेंगे? दोनों सरफेस को एक्सटेंड करिए, आपको एंगल दिख जाएगा। हम कहेंगे कि ये है आपका इंसिडेंट सरफेस का एक्सटेंशन नहीं, और ये हो गया आपका इमर्जेंट सरफेस का एक्सटेंशन। दे आर नॉट पैरेलल एंड मीटिंग समवेयर। तो आप कहोगे फॉर रे 1 ये वाला सरफेस के लिए दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म, कॉल इट A1। क्या मेरी बात समझ में आया है ना? इंसिडेंट सरफेस एंड इमर्जेंट सरफेस आर नॉट पैरेलल। अब ये जो हमारा एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये मीडियम को अगर हम प्रिज्म कहेंगे तो प्रिज्म का एंगल क्या है? व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म? दैट ऑल डिपेंड्स कि हाउ द इंसिडेंट रे इज इमर्जिंग आउट। जैसे मैं कहूं दूसरा केस, सपोज आई से हियर इज ए इंसिडेंट रे, इंसिडेंट लाइक दिस एंड इट गोज लाइक दिस। सॉरी, suppose a incident ray is now incident like this, goes like this, and ultimately it comes out and goes like this. For the second incident ray, ध्यान से देखो, ये वाला इंसिडेंट रे के लिए ये हो गया इंसिडेंट सरफेस, ये हो गया इमर्जेंट सरफेस। ये दोनों को बढ़ाओ तो ये है एंगल ऑफ प्रिज्म A2। आप कहोगे ये एंगल को कहोगे A2। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो कोई प्रिज्म को देख के इंसिडेंट सरफेस इमर्जेंट सरफेस आपको बढ़िया से समझ में आना जरूरी है। और इमर्जेंट सरफेस इंसिडेंट सरफेस डिपेंड करता है कि कौन सा सरफेस पे लाइट रे गिर रहा है। दिस एंगल इज A2 फॉर रे 1, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। फॉर रे 2 दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। वो एनसीईआरटी वालों का बहकावे से पहले बाहर निकलो। वो काफी चीज यूज करते हैं जिसकी कंडीशंस लिखते नहीं है। प्रिज्म बोलने से मन ही मन एनसीईआरटी वाले सोचते हैं ऐसा है, बच्चे सोचते हैं ऐसा है और रूल्स बना लेते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं। जबकि प्रिज्म तो कुछ भी हो सकता है।
और हद तब हो जाता है जब वो लिख देते हैं कि कोई रे जब कोई मिनिमम डेविएशन कर रहा है, द रे इज पैरेलल टू द बेस। अरे वो होता है तब जब ये कोई एक आइसोसेलेस और इक्विलैटरल ट्रायंगल है, द प्रोफाइल इज आइसोसेलेस और इक्विलैटरल ट्रायंगल। वो चीजें वो लोग लिखते नहीं, लिमिटेशंस कंडीशंस लिखते नहीं, फिगर बना बना के दिमाग में भर देते हैं कि यही है प्रिज्म। लोग सोचते हैं प्रिज्म मतलब दिखने में कुछ ऐसा होगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। और इस जो नुस्खे हैं उनको पकड़ के जेई वाले, मेडिकल एंट्रेंस वाले बच्चों को हैरान करते हैं, ठीक है ना। एनीवे, तो यहां पर भी ढेर सारे असम्पशंस है। पहला है कि जो रूल्स हम लोग करने जा रहे हैं, यूज करने जा रहे हैं, बहुत सारे फॉर्मूला निकलेगा। योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और द डेविएशन इज I प्लस E माइनस ए। वो सारे फिर पर्टिकुलर टाइप के प्रिज्म के लिए होते हैं, सबके लिए नहीं होते हैं, जबकि वो लोग कंडीशन को मेंशन नहीं करते। तो हम लोग भी अपना औकात में रहना चाहिए। एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, क्लास 12 का पढ़ रहे हैं, तो वो जो पढ़ा रहे हैं हाँ जी करेंगे, हम भी वही करेंगे, जबकि वो सही नहीं है। एनीवे, लेट अस स्टार्ट फॉर कैलकुलेशंस। सपोज हम कहेंगे कोई एक प्रिज्म है, चाहे वो कैसा भी शेप का हो। सपोज हम कहेंगे ये कोई एक प्रिज्म है, ठीक है, थोड़ा ढंग से बनाए ताकि आपको समझाने में हमको दिक्कत ना हो जाए बाद में। ये एक प्रिज्म है, ऐसा है। आई एम इंटेंशनली आई एम ट्राइंग टू मेक इट ए डिफरेंट, ठीक है। neither it is looking like an isosceles one nor an equilateral one, just a triangle. The profile is like this. चलिए, ऐसा कोई एक प्रिज्म में हम कहेंगे कि कोई रे ऐसे गिरा। जब वो रे ऐसे गिरा वो रिफ्रैक्ट करेगा। तो पहले तो हम यहाँ पे ड्रॉ करें नॉर्मल। यस, दिस इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नाउ सपोज म्यू फॉर द प्रिज्म is more than mu of the surrounding, तो क्या कहेंगे, the ray is entering to a denser medium. When the ray enters to the denser medium, the ray will bend towards the normal or away from the normal. When the ray is entering from a rare medium to a denser medium, the ray will bend towards the normal or away from the normal. Towards the normal। मैं तो डर गया था, क्या ये भी नहीं बता रहे हैं क्या ऐसे करके? अच्छा, तो बता रहे हैं। तो ये towards the normal गया, मतलब जाना चाहिए था उसको ऐसे, लेकिन ये बेंड करेगा towards the normal। तो जाएगा कैसे? जाएगा कुछ मान लो ऐसे, और यहाँ पे आया। यहाँ पर आने के बाद फिर से ये मीडियम से बाहर निकलने वाला है। Now it is about to come out from a denser medium to a rarer medium, फिर it going to a rarer medium। ऑब्वियसली जाना चाहिए था उसको ऐसे, लेकिन होगा क्या, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो इट विल गो लाइक दिस। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये रे ऐसे करके गया। हमें मालूम है कि ये इंसिडेंट सरफेस है, इमर्जेंट सरफेस है, तो हम इस एंगल को कह सकते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। सपोज आई कॉल दिस एंगल एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल एज एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये मान लो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। नाउ लेट अस प्रोसीड। यहां तक की चीजें सिंपली हमें दिख रहा है, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। तो अंडर द हेडिंग ऑफ प्रिज्म फॉर्मूले आई वांट टू प्रोसीड। पहला देखेंगे लेट, पहले देखेंगे असम्पशंस। याद रखना यहाँ पे मैं कुछ असम्पशन ले रहा हूं, और असम्पशन क्या है? असम्पशन हुआ कि म्यू पी इज मोर देन म्यू एस एंड none of the angles of prism, none of the angles of prism
सॉल्व नहीं सकता, मैं बता देता हूँ। कोई भी एंगल इसमें से ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है और म्यूपी म्यूएस से ज्यादा है, तो बुक में जो सारे कंडीशंस लिखा है ना, दे रे डेविएट्स टुवर्ड्स द बेस, हाथी घोड़ा, वो सारे वैलिड होंगे, नहीं तो फिर तो चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, तो अब पहला चीज बिट नंबर 2, प्रिज्म फॉर्मूले में पहला चीज देखेंगे कि ये रे इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, द इंसिडेंट रे deviates and bends towards base, हाँ ये जो है हरदम बेस की तरफ बेंड करेगा। देखो ऐसे गया, बेस की तरफ बेंड किया, ये असम्पशन नहीं है, ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, इसको फॉर्मूले मत लिखो, ऑब्जर्वेशंस लिखो। क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आ रहा है? हम देख रहे हैं कि ये जो रे है इज बेंडिंग टुवर्ड्स द बेस, बट रिमेंबर द कंडीशंस, म्यू पी इज मोर देन म्यू एस। अगर म्यू पी मोर देन म्यू एस होता, म्यू एस मतलब म्यू फॉर द सराउंडिंग, म्यू फॉर द प्रिज्म, अगर लेस देन म्यू एस होता तो ये बेंड इधर को नहीं करता, किसी दूसरी तरफ निकल जाता। सो द इंसिडेंट रे deviates and bends towards base, याद रखना प्रिज्म के केस में इंसिडेंट रे bends towards base, बट कंडीशन भी याद रखना। ठीक है, दूसरा चलो देखो, ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में ये एंगल कितना है बताओ? क्योंकि ये नॉर्मल है, ये R1 है, तो ये 90 माइनस R1 है। ये एंगल कितना होगा? ये R2 है, ये नॉर्मल है, तो ये 90 माइनस R2 है। और ये तो मालूम है A है, तो आप क्या कहोगे? A प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 इज इक्वल टू 180। हाँ, इसमें क्या नया चीज है? नया चीज कुछ नहीं, थोड़ा ध्यान से देखो तो A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये हमारे बड़े काम में लगेंगे, बड़े काम में लगेंगे ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त। सिंपल सा फॉर्मूला है, दिख रहे, बट यू मस्ट डिस्कवर व्हाट इज हैपनिंग हियर। A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, समझ में आया? अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं नेक्स्ट आइटम। अब मैं निकालना चाहता हूं डेविएशन इन ए प्रिज्म, डेविएशन इन ए प्रिज्म। डेविएशन इन प्रिज्म, डेविएशन मतलब जो रे इधर गिरा था वो रे, तो ये म्यू एस है, हाँ म्यू एस। ये जो रे गिरा था, दिस रे वाज लाइकली टू गो लाइक दिस, जाना चाहिए था उसको ऐसे, और ये गया है कैसे? गया है, रे गया है कुछ ऐसे, रे को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन अल्टीमेटली गया कैसा है? ऐसे, इस डायरेक्शन में। तो यू जस्ट ड्रॉ ए लाइन लाइक दिस। यस, ये है आपका डेविएशन, मतलब रे को जाना था ऐसे और गया है ये ऐसे, डेविएट कर गया है बाय सम एंगल। डेविएशन को डेल्टा से डिनोट करेंगे। इट इज एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल है उसको कहेंगे डेल्टा। देखो भाई, ये है इंसिडेंट रे और ये है इमर्जेंट रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको आप कहोगे डेल्टा। कितना है ये डेल्टा? डेल्टा 1 डेविएशन
एट फर्स्ट रिफ्रैक्शन, पहली बार जो रिफ्रैक्शन हुआ वहां पे क्या डेविएट कर गया, कितना डेविएट कर गया, रट्टा मारने की कोशिश करोगे हो सकता है फंस जाओगे। देखो रे जा रहा था ऐसे, गया है ऐसे, रे जा रहा था ऐसे बेंड करके इधर गया, इतना एंगल डेविएट कर गया। दिस इज डेल्टा वन, क्लियर सी इन द फिगर। व्हाट इज डेल्टा वन? डेल्टा वन इज, ये पूरा एंगल आई है ना, ये पूरा एंगल आई है, ये आई है, ये R1 है, मतलब डेल्टा वन कितना है? इट इज I माइनस R1। So at the first refracting surface we'll find delta 1 is I minus R1। अच्छा delta 2 is deviation at the second refracting surface, it is deviation at second refraction। थोड़ा ध्यान से देखो, सेकेंड रिफ्रैक्शन में खाली ये फिगर को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। रे कुछ ऐसा गिरा और ये जो हमारा था ये R2 था, ये R2 था और ये निकला है ऐसे, गया है ऐसे ना, ये है ऐसा और ये एंगल है E। देखो तो अगर ये रे डेविएट नहीं करता यहाँ पे तो ऐसे जाता, नहीं ये ऐसे जाता, लेकिन डेविएट करके इधर गया है। कितना डेविएट किया है? इतना डेविएट किया है, डेल्टा 2। कितना? ये पूरा चीज E है, नहीं ये पूरा चीज क्या है? ये है E, और ये चीज क्या है? ये R2। तो ये कितना है? ये भी तो R2 ही है, तो कितना डेविएट किया है? इट इज R2 माइनस E, और E माइनस R2। समझ में आ रहा है क्या डेविएशन कितना हुआ है? समझ में आ रहा है क्या? E is this entire thing, ये पूरा चीज कितना है? E, और ये दोनों के बीच में जो एंगल है ये क्या है? ये R2। तो कितना डेविएशन हुआ है? डेविएशन इज, हाँ कितना होगा? E माइनस R2। बोल नहीं रहे हमारे बच्चों को, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। आई विल ड्रॉ इट, यू मस्ट बी एबल टू विजुअलाइज, नहीं तो लिखोगे कैसे एग्जाम में? मैं फिर से ड्रॉ करता हूं, आप खुद बोलो। सपोज ये था हमारा सरफेस, कौन सा? ये वाला सरफेस। कोई रे आया ऐसे, ठीक है ना, और ये रे को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे गया नहीं, वो क्या किया? बेंड कर गया, किधर को? इधर को। तो डेविएशन कितना हुआ? ये हुआ, कितना हुआ? कॉल इट डेल्टा 2। डेल्टा 2 का वैल्यू कितना है? शुरू में जब वो यहाँ पे इंसिडेंट था तो ये नॉर्मल के साथ क्या एंगल कर रहा था? इट वॉज मेकिंग सम एंगल R2, नहीं अगर ये एंगल R2 है तो ये एंगल है R2। अच्छा, नॉर्मल के साथ ये जो एंगल कर रहा है पूरा एंगल को क्या कहेंगे? इमर्जेंट एंगल। इमर्जेंट एंगल R2 और डेल्टा 2 में क्या रिलेशन है? डेल्टा 2 इज, अब बोलिए, ये समझ में आया, E माइनस R2। समझ में आया ना? यही तो किए हैं, यहाँ पर भी वही किए हैं। फिगर थोड़ा बढ़िया से करो तो दिखेगा। डेल्टा 2 इज E माइनस R2। पहला बार डेल्टा 1 जो था वो डेविएट किया था, किधर को किया था? टुवर्ड्स द बेस, नहीं क्लॉकवाइज। डेल्टा 2 वो भी तो क्लॉकवाइज, मतलब सोचो कोई रे गया यहाँ पर 10 डिग्री नीचे की तरफ मुड़ा, यहाँ पर आया फिर 20 डिग्री नीचे की तरफ मुड़ा, तो टोटल नीचे की तरफ कितना मुड़ा? 10 प्लस 20 इक्वल 30 डिग्री। नहीं तो आप कहोगे टोटल डेविएशन जो हम निकालना चाहते हैं वो क्या है? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर डेविएटिंग टुवर्ड्स द बेस, सो इट इज कमिंग आउट टू बी I माइनस I1 प्लस E माइनस R2 and you know can be written as I plus E minus R1 plus R2। क्या आपको याद है R1 plus R2 क्या था? It was angle of prism, so it is I plus E minus A। देखो R1 plus R2 equal to angle of prism होता है only when it is acute angle prism with mu P more than mu S। केसेस बदल जाएंगे तो सब कुछ बदल जाएंगे, लेकिन बुक में तो इसको पूरा एकदम बेस फॉर्मूला लेके सारा काम किया गया है, बट कंडीशंस कहीं मेंशन नहीं है। नो वेयर इट इज मेंशन व्हाट आर द प्रिज्म कंडीशंस हियर, ठीक है ना? एनीवे, तो डेविएशन का फॉर्मूला क्या हुआ? अगर इंसिडेंट एंगल हमें मालूम है, इमर्जेंट एंगल अगर मालूम है, तो डेविएशन हो जाएगा A।
I प्लस E माइनस A। यहां पर एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व करने की लायक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व करने की लायक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, मान लो कि ये कोई एक प्रिज्म है, मान लो कि क्या तो है ही प्रिज्म, ये प्रिज्म है। यहां पर कोई लाइट रे ऐसे गिरा, क्या एंगल में, एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस I, तो ये गया ऐसे और फिर यहां से निकला ऐसे, ठीक है। यहां पर क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस दिया है E, ध्यान से देखो, एंगल ऑफ इमर्जेंस दिया है E, ठीक है। देखो ऐसा कोई लाइट रे गया तो ऐसे ऐसे होते होते इधर से निकला, डेविएशन कितना हुआ, I प्लस E माइनस A। अच्छा, सोचो कि लाइट अगर ऐसे आया होता तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता E, और बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी वो तो उसी रास्ते में आता, ऐसे ऐसे आता और इधर से निकलता। एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होता, I, है कि नहीं। अगर हम कहेंगे 20 डिग्री में गिरने से 50 डिग्री में निकलता है, अगर 50 डिग्री में गिरेगा तो 20 डिग्री में निकलेगा। आर यू गेटिंग? तो अगर 20 डिग्री में गिरने से 50 डिग्री में निकलता है तो डेविएशन हो गया 20 प्लस 50 माइनस A। 50 डिग्री में इंसिडेंट होने से 20 डिग्री में निकलेगा, डेविएशन कितना होगा, 20 प्लस 50 माइनस A। Oh, for any particular deviation there are two possible values of angle of incidence। दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए सेम डेविएशन हो सकता है। समझ में आया क्या? तो ये चीज आपको लिखना है और समझना है। If I is equal to theta and E is equal to alpha, E is equal to alpha, then when I is equal to alpha, the value of E is equal to theta, कैसे, by principle of reversibility of reversibility। ये समझ में आया, बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आपको पता चला वैल्यूज ऑफ E एंड I आर इंटरचेंजेबल, वैल्यूज ऑफ E एंड I आर इंटरचेंजेबल। I का वैल्यू E को दे दोगे तो E का वैल्यू I पे आ जाएगा, ठीक है। ये बात भी हमें समझ में आया। So value of E and I are interchangeable। ध्यान रखना, कभी कभार हम बहुत दिमाग लगाए सोचते हैं और क्वेश्चन एकदम सिंपल रहेगा। 10 values of E and I are interchangeable। दूसरा हुआ for any particular value of, for any particular value of E and I, particular value of delta, there are two possible values of incident angle। समझ में आया? चीजें बड़े आसानी से समझ में आता हुआ नजर आता है, लेकिन बाद में समझ में नहीं आता है, ठीक है, ठीक है। जैसे बिफोर वी गो फॉर एनी अदर थिंग, मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन देना चाहूंगा। फॉर एन इक्विलैटरल
glass prism. When angle of incidence is 20 degree, angle of incidence is 20 degree, the deviation is 10 degree. wow, कितना कम deviation. Anyway, find for what other angle of incidence same deviation will take place, same deviation will take place. हाँ, सेम डेविएशन मतलब पहले 10 डिग्री था जब एंगल ऑफ इंसिडेंस था 20 डिग्री, तो बोल रहा है कि अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और कौन सा होने से वही 10 डिग्री होगा। देखो तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट अमंग ऑल सिंपल क्वेश्चंस, लेकिन क्योंकि पहली बार कर रहे हैं तो दिमाग थोड़ा टमटमाएगा, पटपटाएगा, कटकटाएगा, लेकिन आपको सोचना है इक्वेशन बहुत सिंपल है। एक बार सोचो तो गुत्थी खोलने लगेंगे अंदर, ठीक है। चलिए मैं बनाता हूं आपके लिए, मैं बनाता हूं सॉल्यूशन। थोड़ा ध्यान से देखो, समझोगे तो बनेगा, दिमाग खुलेगा। दिया है कि व्हेन इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब ए क्या है, ए इज 60 डिग्री। अच्छा, आई कितना दिया है, आई दिया है 20 डिग्री, और डेल्टा कितना दिया है, डेल्टा दिया है 10 डिग्री। क्या हमको इस डाटा से ई मिल सकता है? हाँ हाँ, हमें मालूम है डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। नहीं तो डाले सबका वैल्यू, डेल्टा है 10 डिग्री, 20 प्लस ई माइनस 60, तो इसका मतलब ई कितना है, ई कितना आया 50 डिग्री। मतलब पहला केस में इंसिडेंट एंगल क्या था 20 डिग्री और इमर्जेंट एंगल 50 डिग्री, डेविएशन कितना था 10 डिग्री। पूछा फॉर व्हाट अदर एंगल ऑफ इंसिडेंस, और कौन से एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए वही 10 डिग्री होगा। क्या आप लोग अभी बता सकते हो? For what other value of I, when I was 20 degree, we found the deviation is 10 degree. I का वैल्यू और क्या होने से डेविएशन वही होगा 10 डिग्री। What is the other value of I? हाँ बोलो सर, 50 डिग्री। Yes, 10 the other possible angle of incidence, the other possible angle of incidence for which same deviation takes place, बढ़िया है, आपको समझ में आया, इज 50 डिग्री, क्योंकि I एंड E आर इंटरचेंजेबल। 20 डिग्री में डालेंगे 50 डिग्री में निकलेगा, 50 डिग्री में डालेंगे 20 डिग्री में निकलेगा, तो डेविएशन दोनों केस में बराबर होगा। इसको आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हो। एंटायर प्रिज्म में हम लोग दो टॉपिक पे ध्यान देने वाले हैं, एक तो हुआ डेविएशन, दूसरा हुआ डिस्पर्सन। एंट्रांस में डिस्पर्सन का आने का चांस होता है 20%, डेविएशन का 80%, जबकि बोर्ड में उल्टा है, डेविएशन पार्ट का 20%, डिस्पर्सन का 80%। प्रिज्म से जो भी क्वेश्चन आया है 80% टाइम्स दे हैव आस्क्ड ओनली अबाउट डिस्पर्सन, नथिंग अबाउट डेविएशन। तो अकॉर्डिंगली क्या करें, हमें तो एंट्रांस भी देखना है, बोर्ड भी देखना है, इसलिए दोनों पार्ट को हमें देखना पड़ता है पूरा डिटेल्स में। कितना मस्त हमें समझ में आ गया कि फॉर टू डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंसिडेंस सेम डेविएशन टेक्स प्लेस। अगर मैं प्लॉट करूं वेरिएशन ऑफ डेल्टा विथ आई, डेल्टा विथ आई मतलब
इंसिडेंट एंगल। सपोज हमारे पास एक ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहा गया, जो ग्राफ दिखने में कैसा है, इट इज फॉर डेविएशन वर्सेस इंसिडेंट एंगल, डेविएशन वर्सेस इंसिडेंट एंगल हमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहा गया। और देखा गया कि जो ग्राफ है, सपोज जो ग्राफ कुछ ऐसे हो रहा है, क्योंकि फॉर एनी पर्टिकुलर डेविएशन, मान लो ये वाला डेविएशन चाहिए तो देयर आर टू वैल्यूज ऑफ आई, फॉर एवरी डेविएशन देयर आर टू वैल्यूज ऑफ आई, तो द ग्राफ गोज लाइक दिस, गोज लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ध्यान से देखना, मैं ग्राफ को यू शेप नहीं बनाया हूं, इसको मैं ऐसा बनाया हूं, ठीक है, ऐसा बनाया हूं। और नीचे क्या रखा हूं मैं, इंसिडेंट एंगल, और इधर डेविएशन। सो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ I have plotted deviation, and what I try to show through this figure, I try to show that for any particular deviation, मान लो हमें ये डेविएशन चाहिए तो उसके लिए there are two possible angles of incidence, मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस में जितना डेविएशन होता है, तो आप कहोगे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस में भी उतना ही डेविएशन होगा। समझ में आ रहा है क्या, ये I1 ये I2, क्या ये ग्राफ समझ में आ रहा है? ऐसा होता है, ड्रॉ करके देखेंगे तो ऐसा होता है। एंड देयर इज ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ I फॉर व्हिच द डेविएशन इज मिनिमम, the deviation is minimum for a particular value of I. Last but not the least is, क्या ये ग्राफ ऐसे इंफिनिटी तक जाएगा? अरे नहीं, इधर तो मैं इंसिडेंट एंगल लिया हूं। क्या कोई मुझे बता सकता है किसी एक सरफेस पे इंसिडेंट एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है? व्हाट कैन बी द इंसिडेंट एंगल? सोचो, ये कोई एक सरफेस है, कोई लाइट रे गिर रहा है, ये हुआ इंसिडेंट एंगल, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, मैक्सिमम कितना होगा? 90 डिग्री है कि नहीं? That means the maximum value of incident angle here you see is pi by 2, है ना? मैं क्यों काट दिया ऊपर से? क्योंकि हर दो वैल्यू रहता है, ऊपर के लिए इधर वैल्यू रहेगा नहीं। फॉर एवरी डेविएशन देयर मस्ट बी टू वैल्यूज ऑफ इंसिडेंस। हाँ, तो क्या मिला, ये हो गया पाई बाय 2। इधर मैं प्लॉट किया हूं I, इधर मैं प्लॉट किया हूं डेल्टा, और मैं देख रहा हूं कि जो वेरिएशन है डेल्टा का ऐसा है। वो क्या पूछेंगे आपको? प्लॉट द वेरिएशन ऑफ डेविएशन विथ इंसिडेंट एंगल। और यहां पर आप देखोगे देयर इज ए मिनिमम डेविएशन हियर, यू कॉल इट डेल्टा मिनिमम, एंड देयर इज ए पॉइंट कॉल्ड ये, दिस इज कॉल्ड द I0 करेस्पॉन्ड टू मिनिमम डेविएशन। ठीक है ना? थोड़ा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बिफोर वी गो फॉर दिस। सपोज हम कहेंगे ये एंगल को I1, ये एंगल को I2, ऐसे कहेंगे, ये एंगल को I1, ये एंगल को I2 कहेंगे। ये ग्राफ से आपको बहुत कुछ चीजें मिलने वाला है, और खुद ही आप डिस्कवर करोगे तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पहला हुआ वेरिएशन of delta versus I is shown। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं कि for I is equal to I1 and I is equal to I2, deviation is same implies, क्या मतलब हुआ? When I is equal to I1, E is equal to, क्या बताएगा कोई? I is equal to I1 में जितना डेविएशन है, I is equal to I2 में वही डेविएशन है। मतलब जब इंसिडेंट एंगल I1 था, इमर्जेंट एंगल कितना था? I2। समझ में आ रहा है? फिगर देख के आप समझ में आना चाहिए, क्योंकि I1 इंसिडेंट एंगल है, E अगर इमर्जेंट एंगल है तो डेविएशन होता है I प्लस E माइनस A। तो आप देख रहे हैं कि
ई एंगल में इंसिडेंस होने से या I1 एंगल में इंसिडेंस होने से बराबर हो रहा है डेविएशन, मतलब these two are representing one is representing the incident angle, other is representing the emergent angle. When E is equal to I1 or when I is equal to I1, then E is equal to I2। तो ये ग्राफ देख के आपको पता चल जाएगा, ये ऐसे वैल्यू दिए रहेंगे, ठीक है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री। लुक एट द डेविएशन वर्सेस इंसिडेंट एंगल डायग्राम फॉर दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो डायग्राम से आपको समझ में आना चाहिए सेम डेविएशन का जो दूसरा इंसिडेंट एंगल है, समझ में आना, I और E बराबर है, ठीक है, ठीक है भाई। और एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आ रहा है, देखो किसी एक ट्रायंगल में I और E बराबर हो गया, किसी एक प्रिज्म में I जितना है E उतना है, ये ऐसे गया ऐसे गया। आप इस एंगल को I कहते हो, इस एंगल को प्यार से E कहते हो, ये एंगल है आपका R1, ये एंगल है R2। अच्छा, तो थोड़ा पॉइंट स्मॉल ए एंड पॉइंट स्मॉल बी पे स्नेल्स लॉ लगाओ, आप कहोगे म्यू ऑफ द सराउंडिंग साइन I इज इक्वल टू म्यू ऑफ द प्रिज्म साइन R1 एंड म्यू ऑफ द सराउंडिंग साइन E यहाँ पे नहीं, तो आप कहोगे इट इज म्यू ऑफ द प्रिज्म साइन R2। यस, ये बात हुआ, समझ में आया क्या? हाँ, तो क्या मिला है यहां से देखो, तो ये जो कंडीशंस मिले, दीज आर हैपनिंग एट द टू सरफेसेस, है कि नहीं, है कि नहीं? अच्छा, ये जो स्नेल्स लॉ, इट इज एट ए एंड एट बी, ये चीज आपको समझ में आया जो मैं यूज करने वाला हूं। मुझे ग्राफ को और भी एनालिसिस करना है। अभी तक के एनालिसिस में पता चला कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ डेविएशन देयर आर टू पॉसिबल एंगल्स ऑफ इंसिडेंस, I1 and I2। दैट मींस व्हेन I1 इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, I2 इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंड वी सी देयर इज ए मिनिमम वैल्यू ऑफ डेविएशन एट सर्टेन वैल्यू कॉल्ड I0। तो बताओ, जब मिनिमम डेविएशन हो रहा होगा, व्हाट इज द इंसिडेंट एंगल I0, व्हाट इज द इमर्जेंट एंगल, वो भी तो I0 होगा, है कि नहीं? हर एक वैल्यू के लिए दो है, I1 के लिए जो डेविएशन था, I2 के लिए वो डेविएशन था, I0 के लिए जो डेल्टा मिनिमम था, इसके लिए तो वही मिनिमम बनेगा। I and E have to be same at the minimum deviation। ये दोनों धीरे 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 पास आ रहे हैं, I and E are same, that you must observe। क्या देखे हम लोग? हम देखे एट मिनिमम डेविएशन, एट मिनिमम डेविएशन, डेल्टा मिनिमम के लिए कितना तो वैल्यू है I का? नहीं, एक ही वैल्यू है, मतलब I और E आर सेम, I इज इक्वल टू E। अच्छा, एट मिनिमम डेविएशन I इज इक्वल टू E, हाँ ये समझ में आया, ठीक है, I इज इक्वल टू E। अब I इज इक्वल टू E एंड गो बैक टू दिस प्रीवियस इक्वेशंस, ये म्यू S साइन I इज इक्वल टू म्यू P साइन R1, म्यू S साइन E इज इक्वल टू म्यू P साइन R2, नहीं? और यहां से हमें क्या पता चल रहा है, क्या पता चला है यहां से? तो अगर I इज इक्वल टू E हो गया, तो I की जगह E कर दो, तो म्यू S साइन E इज इक्वल टू म्यू P साइन R1, म्यू S साइन E इज इक्वल टू म्यू P साइन R2, implies R1 इज इक्वल टू R2। I अगर E के साथ बराबर है तो R1 तो R2 के साथ बराबर है, और R1 R2 अगर बराबर है, हमें तो पहले से मालूम था कि R1 और R2 दोनों मिलके क्या होते हैं, ये होते हैं A की बराबर।
अगर R1 R2 आपस में बराबर हो गए तो हर एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, a/2। ये दैट इज इंटरेस्टिंग, इट इज a/2। दैट मींस एट मिनिमम डेविएशन R1 and R2 both are equal to a/2। क्या बात समझ में आ रहा है? एट मिनिमम डेविएशन हमें पता चला कि जो R1 और R2 बराबर है इन ए आइसोसेलेस ट्रायंगुलर प्रिज्म। अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ऐसा है, और आपको पता चल गया कि I and E आर इक्वल, तो R1 and R2 बोथ आर इक्वल टू a/2, तो आप जानते हो दोनों एंगल R1 R2 बराबर है। अगर दोनों एंगल R1 R2 बराबर है तो आप कहोगे कि जो रे को ऐसे होना जरूरी है, तभी जाके आप कहोगे जो R1 है और जो R2 है दोनों बराबर हुए। नहीं, R1 R2 बराबर होंगे कब? when the ray is passing parallel to base, ray is passing parallel to base। देखो ये है R1, रे ऐसे जा रहा है, ये R1 है, ये R2 है, बराबर तब होंगे जब ये एंगल बराबर होगा। मतलब क्या मिल रहा है? I am trying to draw the diagram for you. Just see how it is being done. रे ऐसे गया, फिर रे ऐसे निकला। क्यों ऐसे कर रहा हूं मैं? Because I know it's a case of minimum deviation, जहां पे R1 और R2 बराबर है, the ray is passing through the prism parallel to the base of the prism। और ऐसा केस में जो इंसिडेंट एंगल है और जो इमर्जेंट एंगल है दोनों बराबर है। At minimum deviation in an isosceles prism, triangular prism, the ray inside prism is parallel to base, parallel to the base। ध्यान रहे, बुक में भी ये स्टेटमेंट लिखा है, लेकिन आइसोसेलेस और इक्विलैटरल मेंशन नहीं किया है काफी बुक में, और हर जगह प्रिज्म का मतलब ऐसा ही दे देता है। लोग सोचते हैं किसी भी प्रिज्म में, अरे भाई मान लो एक प्रिज्म है, मान लो कि इसका बेस ऐसा नहीं है, क्या मैं ऐसा बेस वाला एक प्रिज्म इमेजिन नहीं कर सकता? इन दैट केस दिस इज नॉट पैरेलल टू बेस। नहीं, बेस तो कुछ भी हो सकता है, रे इधर से जा रहा है, नीचे क्या हाथी घोड़ा हो, हमको क्या मतलब उससे? बेस तो कैसे भी हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है। बेस ऐसा नहीं टूट गया है, ऐसा है, तब भी तो बात दिख रहा है आपको, है कि नहीं? सो बेस के साथ कोई मतलब है नहीं, बट स्टिल it is not specifically mentioned that for an isosceles prism this happens। Anyway, you understand, you clever, you know that in case of a isosceles or equilateral prism only, the ray is parallel to the base, ray is parallel to the base inside the prism। कब? at minimum deviation, minimum deviation में ये ऐसा है। समझ में आया? ठीक है। फिगर से काफी चीजें आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, हाँ, तो ध्यान रखना। अच्छा, एट मिनिमम डेविएशन हमें R1 प्लस इक्वल टू R2 इक्वल टू A2 मिला, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। नाउ व्हाट इज द मिनिमम डेविएशन फॉर्मूला? व्हाट विल बी द मिनिमम डेविएशन? इट इज I प्लस E माइनस A, है कि नहीं? हम कहेंगे मिनिमम डेविएशन इज I प्लस E माइनस A। डेल्टा मिनिमम का वैल्यू हम जानते हैं, डेल्टा मिनिमम
इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, लेकिन हम जानते हैं कि आई इज इक्वल टू ई है, तो डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 2i माइनस ए। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इट इज कमिंग 2i माइनस ए। सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, व्हेन ए रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ से 45 डिग्री in an on an equilateral profile prism, the deviation was found to be minimum. And what is that minimum deviation? 2i minus a, simply 45 डिग्री दिया है इंसिडेंट एंगल, तो 90 माइनस इक्विलेटरल प्रिज्म में 60, सो डेविएशन इज 30 डिग्री। व्हाट इज द मिनिमम डेविएशन? 30 डिग्री। समझ में आया क्या? ऐसे करके सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। इफ यू नो द फॉर्मूले यू कैन डू। और ये सारा लिखने के बाद हम लोग एक बार पूरा लिख देंगे इसको, जो कंसेप्ट और फॉर्मूले आए। इनसाइड प्रिज्म इज पैरेलल टू द बेस, ठीक है, ये चीज हो गया, ये चीज हो गया। अभी हमें और एक रिलेशन निकालना है, बिट नंबर 6। बिट नंबर 6 में हम देखना चाहते हैं एट फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस let mu is equal to mu p by mu s, means refractive index of prism with respect to surrounding। मतलब हम ये मान के चलेंगे कि सराउंडिंग एयर है और प्रिज्म का ग्लास है या कुछ है, मतलब सराउंडिंग को 1 मान के चलेंगे। अगर प्रिज्म को अगर हम पानी में डुबा दिए तो फिर म्यू पी बाई म्यू एस करके म्यू का वैल्यू निकाल देंगे, जो भी है रिलेटेड टू द सराउंडिंग। तो एट फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपको हो गए साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन r1, साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन r1, ये हो गया आपका फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस में। अच्छा, तो आपको हो गए आई क्या है? आप अभी अभी देखें कि डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 2i माइनस ए, तो आई क्या है भाई? आई इज डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2। सो आई से साइन डेल्टा मिनिमम इधर ले आओ प्लस ए बाई 2 इज इक्वल टू म्यू साइन r1, और r1 आप टू क्या देखिए? r1 आप टू क्या देखिए? when at first refracting surface at delta is equal to delta minimum की बात चल रहा है। हाँ, डेल्टा मिनिमम में क्या हो गया? r1 का वैल्यू क्या है? r1 इज a by 2, तो आपको हो गया म्यू साइन a by 2। क्या बातें समझ में आ रहे हैं? कुछ भी नया नहीं लिखा हूं। एट फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन r1, और आई क्या है? आई डेल्टा मिनिमम प्लस a by 2, और r1 क्या है? r1 तो a by 2। वैल्यू डालें तो आपको मिलेगा म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a by 2 डिवाइडेड बाय साइन a by 2। कहने का मतलब है किसी भी एक प्रिज्म का अगर एंगल ऑफ प्रिज्म मालूम है और मिनिमम डेविएशन मालूम है तो हम उसका म्यू निकाल सकते हैं, नहीं? अगर डेल्टा मिनिमम किसी तरह से हमें मालूम हो गया, वी कैन फाइंड आउट म्यू आउट ऑफ इट। ध्यान रहे, म्यू हम निकाल सकते हैं फ्रॉम द नॉलेज ऑफ ए एंड डेल्टा मिनिमम। नहीं? चलिए, क्या मैं ठीक से समझा पा रहा हूं? चलिए थोड़ा और हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखते हैं।
कभी कभार 1-2 मार्क के लिए बहुत ही रेयर चांस है कि ये वाला प्रूफ पूछता है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन म्यू एंड डेल्टा मिनिमम फॉर ए प्रिज्म। अच्छा, तो ठीक है, नाउ लेट अस गो फॉर मैक्सिमम डेविएशन। अब बात कर रहे थे मिनिमम डेविएशन का, अब बात करेंगे मैक्सिमम डेविएशन। मैक्सिमम डेविएशन क्या है? कोई एक रे इंसिडेंट हुआ किसी एक प्रिज्म पे और पता चला कि डेविएशन मैक्सिमम था। अच्छा, मैक्सिमम डेविएशन था तो कैसा होगा डायग्राम, चलो देखते हैं। सपोज हम कहेंगे कोई एक रे ऐसे गिरा, ऐसे गिरने के बाद और ये गया ऐसे, ऐसे आने की बाद सपोज ये रे कुछ ऐसे गया पैरेलल टू द सरफेस, तो सबसे ज्यादा डेविएशन हो गया। यू सी द डेविएशन इज मैक्सिमम, द डेविएशन इज मैक्सिमम। ध्यान रहे यहाँ पे डेविएशन मैक्सिमम हुआ है, इससे ज्यादा डेविएशन नहीं हो सकता क्योंकि रे तो पूरा मुड़ के इधर आ गया, पूरा अंदर आएगा तो फिर रिफ्रैक्शन कहां से होगा? डेविएशन इज लुकिंग टू बी मैक्सिमम। अच्छा, तो जब मैक्सिमम डेविएशन हो रहा है तो आप कहोगे ये एंगल तो R1 है, ये एंगल R2 है, क्या बता सकते हो व्हाट इज द इमर्जेंट एंगल? इमर्जेंट एंगल कितना दिख रहा है? अरे क्लियर, ये सरफेस में जा रहा है, ये नॉर्मल है तो 90 डिग्री है। अच्छा, तो शायद हम लोग प्रीवियस क्लास में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। When a light moves from a denser medium to a rarer medium, the angle of incidence for which the emergent angle in the rarer medium is 90 degree is called critical angle। मतलब R2 क्या है? क्रिटिकल एंगल है। समझ में आ रहा है क्या? रे ऐसे गया है मतलब R2 is critical angle as shown in figure। R2 is equal to C। पहला चीज जो ऑब्जर्व कर रहे हैं R2 C है, और ये ऊपर में डेल्टा लिख के गलत लिख दिया हूं मेरे यार, माफ कर देना, ये डेल्टा क्यों लिख दिया, ये तो A है, सॉरी। तो फिर R1 कितना हो गया? A माइनस R2, क्यों? क्योंकि R1 प्लस R2 A होता है। सो R1 इज A माइनस C। ठीक है, तो पहले में क्या निकाला? R2। निकालने का तरीका क्या है? R2 इज इक्वल टू C, और C कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, बताने की क्या जरूरत है? इट इज साइन इनवर्स 1 बाई म्यू, नहीं, साइन C वाज 1 बाई म्यू, तो C इज साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई म्यू। R2 इज इक्वल टू C पता चला, R1 is equal to A minus C पता चला, और from the knowledge of R1 can I not find out I can say R1, oh sorry, I can say sin I is equal to mu sin R1। नहीं, ठीक है, तो क्या पता चला? पता चला कि I is incident angle corresponding to maximum deviation, maximum deviation, incident angle corresponding to maximum deviation, maximum deviation in the given prism, जो प्रिज्म हमें दिया गया है उसमें मैक्सिमम डेविएशन के लिए हमें इंसिडेंट एंगल निकालना है। तो निकालने का तरीका क्या हुआ? मालूम है कि R2 है C, R1 है A माइनस C, नहीं,
और साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन R1, साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन R1, वहां से हम आई का वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग 3 स्टेप्स। और आई इज द इंसिडेंट एंगल करिस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम डेविएशन सी। कहने का मतलब है देयर इज अनदर ग्राफिकल अप्रोच टू अंडरस्टैंड। वो लोग फंसाने के लिए कुछ भी आपको पूछ सकते हैं। हम अभी अभी देख चुके हैं कि जो डेल्टा का वेरिएशन था वो कुछ इस किस्म का था। तो डेल्टा का वेरिएशन था, इट वाज समथिंग लाइक दिस, ऐसे था। मैक्सिमम डेविएशन तो आप कहोगे ये जो वैल्यू जहां पे खत्म होता था वो क्या था? यू नो इट इज पाई बाई 2, क्योंकि मैक्सिमम कितना हो सकता है? पाई बाई 2। इधर मैं आई को प्लॉट कर रहा था, इधर डेल्टा, और करेस्पॉन्डिंग टू पाई बाई 2 जो वैल्यू था ये है दैट इंसिडेंट एंगल करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम डेविएशन। इंसिडेंट एंगल करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम डेविएशन, जबकि ये था इंसिडेंट एंगल करेस्पॉन्डिंग टू मिनिमम डेविएशन। हम मैक्सिमम डेविएशन की बात कर रहे हैं। मतलब when light is incident at an angle I, the deviation is maximum, और when the light is incident at an angle pi by 2, मतलब ग्रेजिंग इंसिडेंस कहते हैं। ये है सरफेस, ये सरफेस पे कोई लाइट रे गिरेगा जो कि नॉर्मल के साथ 90 डिग्री करेगा, तो 90 डिग्री तो ड्रॉ करने से आपको दिखेगा नहीं। आई विल ड्रॉ 89.99999999999, देखो ये हो गया 90 डिग्री। अब ये जो निकलेगा ऐसे निकलेगा क्रिटिकल एंगल। बात समझ में आ रहा है क्या? दिस एंगल इज ऑलमोस्ट 90 डिग्री, तो ये ऐसे जाएगा, इधर से निकलेगा, आई में निकलेगा। तो देयर आर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मैक्सिमम डेविएशन एंड देयर आई एंड द अदर वन इज पाई बाई 2। अभी मैं चाहता हूं कि और भी ज्यादा मैक्सिमम डेविएशन क्रिएट करूं। कितने मैक्सिमम डेविएशन हो सकता है? थोड़ा ध्यान से देखो तो। By choosing suitable value of A and mu, the ray diagram corresponding to maximum deviation is shown। मैक्सिमम डेविएशन होगा। देखो मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ये है कोई ट्रायंगल ऐसा है ना। मुझे मैक्सिमम डेविएशन करना है। मैक्सिमम डेविएशन करना है तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा। हम कहेंगे कोई रे पूरा गया तो गया, ऐसे गया, ठीक है, ऐसे, फिर यहां से निकला, ऐसे गया, फिर यहां से निकला, और फिर यहां से गया तो ऐसा गया। मतलब इससे ज्यादा डेविएट क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम डेविएशन? इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, उससे ज्यादा और डेविएट करेगा तो अंदर हो जाएगा भाई, नहीं? मतलब ऐसा केस में आपको ये भी चीज समझ में आ रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज क्लोज टू 90 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज क्लोज टू 90 डिग्री। एंगल ऑफ इमर्जेंस इज आल्सो क्लोज टू 90 डिग्री। अच्छा, अगर ये 90 डिग्री है, ये डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम है, when the angle in the rarer medium is 90 degree, the angle in the denser medium is called C। ये C है, ये C है, और ये बात कुछ ऐसा है। तो यही हो गया डायग्राम फॉर मैक्सिमम डेविएशन। और तो फिर A कितना होगा? ठीक है, A is coming out to be 2C। So A is equal to 2C। A is coming out to be 2C। नहीं? अच्छा, A is equal to 2C, और C तो क्या था? sin C is mu। So A is equal to twice of sin inverse of 1 by mu।
जिनको एंट्रांस के लिए चाहिए वो लोग याद रखो, बाकी लोग भूल जाओ। तो ये a इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स a बाई म्यू। अगर a का वैल्यू 2 साइन इनवर्स a बाई म्यू हुआ तो लाइट इंसिडेंट एट ग्रेजिंग इंसिडेंस विल बी कमिंग आउट लाइक दिस। और आप देखोगे इंसिडेंट एंगल इमर्जेंट एंगल दोनों ऐसे दिख रहे हैं, 90 डिग्री है, और द डेविएशन इज मैक्सिमम। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम डेविएशन? मैक्सिमम डेविएशन होता है 2i माइनस a। नहीं, हाँ भाई, ये ऐसे कर रहा था, ये एंगल कितना है यहाँ पर, ये हो गया 90 माइनस c। थोड़ा ऐसे लिखें, आई विल राइट हियर व्हाट इज द डेविएशन। यहाँ पर 90 डिग्री था, ये ऐसे के चला गया है, मतलब 90 माइनस c। फिर यहाँ पे भी जाना चाहिए था, ऐसे गया, ऐसे, इट इज 90 माइनस c, दैट इज 180 माइनस 2c, और 2c क्या है, इज 180 minus a. So the maximum deviation can be using suitable value of mu and a. किसी प्रिज्म में मैक्सिमम डेविएशन हो सकता है 180 माइनस a। इससे हमें ये भी चीज समझ में आ रहा है कि a अगर 2c से ज्यादा हुआ, लास्ट पॉइंट लिख रहा हूं, condition for no emergence। condition for no emergence। देखो भाई, a इक्वल टू 2c है, a इक्वल 2c में ऐसे गया, ऐसे निकला नहीं। अगर a 2c से ज्यादा है, सोचो, हम जानते हैं कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू C। अगर R1 C है तो R2 क्या हो जाएगा, A 2C से ज्यादा है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू A 2C से ज्यादा है, ये अगर C हुआ तो ये एंगल C से ज्यादा हो जाएगा। अगर ये C से ज्यादा हो जाएगा, फिर द लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल मोर देन द क्रिटिकल एंगल, इट डज नॉट इमर्ज आउट, इट गोज अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये अगर 2c से ज्यादा हो जाएगा तो ये एंगल c से ज्यादा हो जाएगा, ये रे ऐसा नहीं अंदर बेंड करके आ जाएगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ नो इमर्जेंस। बोर्ड में पूछता नहीं है, मेरे को पूरा करना है तो मैं पूरा कर रहा हूँ, बोर्ड में ये सब चीजें नहीं पूछेगा, मैक्सिमम डेविएशन ये सब नहीं पूछता, ये मैं एक्स्ट्रा चीज बता दिया आप लोगों को। हाँ, तो क्या देखिए, व्हाट इज द कंडीशन फॉर नो इमर्जेंस। कौन सा कंडीशन में किसी भी एंगल में लाइट डालो, इधर से रे नहीं निकलेगा, that is when a is more than 2c, when a is more than 2c for any angle of incidence, the ray will not emerge out on the other surface। तो क्या लिख रहे हैं, लिखेंगे when a is greater than 2c, then for any angle of incidence the ray undergoes TIR at second surface, मान लो कि कोई एक सरफेस है, ये है आपका ये क्या है, A है, कितना है, मोर देन 2c। तो आप कोई भी रे डालोगे, होगा क्या कहानी उसके साथ, ये रे आप डालोगे ऐसे जाएगा और फिर ऐसे रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाएगा। The ray will not emerge out onto the other side। When A is greater than 2c, the ray does not come out on the other side। समझ में आया क्या? Yes। क्या आपको समझ में आ रहा है? Yes, ठीक है। तो A जब 2c से बड़ा हो गया, अब देखोगे रे सेकेंड सरफेस में कुछ भी एंगल में आप डालो, फॉर एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस यू फाइंड द रे इज अंडरगोइंग TIR एट द सेकेंड सरफेस। मतलब दिस एंगल इज
more than C. This angle is more than critical angle. तो ऐसे करके प्रिज्म डेविएशन के बारे में जो नेसेसरी कॉन्सेप्ट थे वो खत्म हो गए। ठीक है, शायद ये क्वेश्चन को आप और भी बेहतर ढंग से रियलाइज कर सकते हो। सपोज जस्ट मैं आपको समझाने के लिए एक केस देता हूँ। सपोज मैं आपको देता हूँ एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, घूम जाओ, घूम गया ऐसा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ओहो ये तो दिख नहीं रहा राइट एंगल, एनीवे अच्छा ये थोड़ा ऐसा करो, यस। अब शायद ये राइट एंगल दिखेगा, नहीं दिखा, फिर भी नहीं दिखा। अच्छा इसको थोड़ा ऐसा करो, अब शायद ये राइट एंगल दिखेगा, हाँ ये दिखने लगा। This board is having some aspect ratio error. Anyway, एक डायमेंशन में जो सर्कुलर लगता है, दूसरे डायमेंशन में वो एलिप्टिकल लगता है, लेकिन वो आपकी सोचने की बात नहीं। लेट अस सी हियर। तो इसमें ये ट्रायंगल है और ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है। तो देखो तो ये जो एंगल हुआ कितना हुआ भाई, 90 डिग्री। सपोज इट इज ए ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म मतलब क्रिटिकल एंगल कितना होता है, 42 डिग्री। क्या आपको दिख रहा है कि A इज ग्रेटर देन 2C? अरे 2C होगा 84, ये तो उससे भी ज्यादा है, हाँ है ना। चलिए कोई भी लाइट रे डालते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो हम कहेंगे कि इसमें अगर हम कोई लाइट रे डालते हैं तो क्या होगा उस लाइट रे का, ठीक है ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। मैं इसको ऐसे डालता हूँ समझाने के लिए, थोड़ा इसको दूर लिखता हूँ। एंगल ऑफ प्रिज्म इज मोर देन 90 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे कोई एक रे डालूंगा ऐसे और नॉर्मली डाल देता, मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। मैं अगर जीरो एंगल ऑफ इंसिडेंस में डाला, कितने में डाला, जीरो एंगल ऑफ इंसिडेंस में, अदरवाइज मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है जीरो बिकॉज इट इज अराउंड द नॉर्मल। तो क्या बता सकते हो व्हाट इज द एंगल हियर, ये एंगल कितना आएगा भाई, ये जीरो है और मतलब R2 इज जीरो, तो फिर ये कितना हो जाएगा, आप जानते हो कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, नहीं R2 जीरो है, R2 अगर जीरो है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A है, तो फिर R2 क्या हो जाना चाहिए, R2 हो जाना चाहिए 90 डिग्री। दिख रहा है क्या, मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा क्या, तो फिर तो ये तो इसकी पैरेलल ही आ गया, जीरो हो जाएगा। तो सॉरी मैं ड्रॉ करने में ही गड़बड़ किया, वैल्यू निकाल के करना पड़ेगा, इज डिफिकल्ट टू डू, काट दी, एडिट कर देना वीडियो में। चलो ठीक है, नेक्स्ट हो गया। ये वैल्यू निकालना पड़ेगा, सारा चीज दिखाने के लिए मेरे को इतना सारा वैल्यू कौन याद रखेगा, नहीं। तो अभी हम लोग जितने सारे चीज समझे वो सारा चीजों का थोड़ा एक बार समराइज कर देते हैं फॉर्मूला का। पहला फॉर्मूला था A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, बेसिक फॉर्मूले। डेल्टा इज I प्लस E माइनस A, 8 डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू A बाई 2, डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 2I माइनस A। और क्या फॉर्मूला देखे, ठीक है। म्यू which is refractive index of the prism to refractive index of the surrounding is given by sin A plus delta minimum by 2 by sin A by 2। नेक्स्ट हुआ
condition for no emergence क्या है? A greater than टू सी, कोई लाइट रे बाहर नहीं आएगा। उतनी तो फॉर्मूला था नहीं, इतना ही फॉर्मूला था। बस 4 फॉर्मूला याद रखो, सारा काम आपका बन जाते हैं। प्रिज्म के ऊपर ढेर सारे वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आई गिव यू सम क्वेश्चंस, यू ट्राई देम ऑल। ठीक है, अभी बाकी है इसमें स्मॉल एंगल प्रिज्म एंड डेविएशन। ठीक है, स्मॉल एंगल प्रिज्म एंड डेविएशन, हाँ सॉरी डिस्पर्सन, वो चीज आपको देखना है, कौन चीज फॉर्मूला उसको देखना है। बड़ा सिंपल है। तो क्या ये सारा चीज आप लोगों को ठीक ठाक समझ में आया? yes, हाँ, तो इसके ऊपर अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेट अस क्वेश्चन है, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस in a right angle prism equilateral prism, not right angle prism, in an equilateral prism, equilateral prism is is 40 degree, the deviation is 20 degree. Find angle of incidence or find angle of incidence corresponding to minimum deviation and delta minimum, दोनों निकालो। फाइंड म्यू फॉर प्रिज्म, ये प्रिज्म के लिए म्यू बताओ कितना है? अरे सुनने से थोड़ा सा मन लगेगा, लेकिन कुछ नहीं है, एक बार ध्यान से घूर के देखो, भाग जाएगा इसका भूत। कुछ नहीं है, घूर के देखो। क्या ये पूछ रहा है? इतना इजी चैप्टर, इतना ऐसा कैसा लग रहा है? क्या दिया है? I is 40 डिग्री नहीं? अच्छा, तो फिर डेल्टा क्या दिया है? 20 डिग्री। क्या कौन सा प्रिज्म है? इक्विलेटरल प्रिज्म है। A is 60 डिग्री। क्या हमें E निकालना आता है? यस, I plus E minus A is equal to delta, I plus E minus A is equal to delta, और E is equal to, it is delta plus A minus I। कितना है? 20, 60, 40 is equal to कितना हुआ? 40 डिग्री। अरे बढ़िया है। I is equal to E है, I and E are both are equal। ठीक है, पूछा था, निकाल दिए E, लेकिन हमें तो E नहीं पूछा था। पूछा क्या है? थोड़ा ध्यान से देखो। पूछा ये है कि बताओ what is the angle of incidence corresponding to मैक्सिमम डेविएशन, सॉरी मिनिमम डेविएशन। आप जानते हो कि एट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम, आई इज इक्वल टू ई होता है। अब देख रहे हैं कि फॉर आई इज इक्वल टू 40, ई आ रहा है 40, मतलब दिस डेल्टा ई इज द मिनिमम डेल्टा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो क्या लिखेंगे? एज आई इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 40,
here the value of delta given is delta minimum। तो डेल्टा मिनिमम कितना हो गया? 40 डिग्री। यस, वैल्यू ऑफ डेल्टा गिवन इज डेल्टा मिनिमम। यही है डेल्टा मिनिमम। क्यों? क्योंकि आई इक्वल टू ई हो, तो क्योंकि डेल्टा इक्वल डेल्टा मिनिमम होने से आई इक्वल ई होता है। हम निकाल के देखें, आई दिया था 40 डिग्री, ई निकला 40 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आया? एंड व्हाट इज द मिनिमम डेविएशन? हाँ, मिनिमम डेविएशन इज 20 डिग्री। जो दिया है, जो डेविएशन दिया है 20 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आया? वैल्यू ऑफ डेल्टा गिवन इज डेल्टा मिनिमम। कितना है वो? दैट इज 20 डिग्री। फिर पूछा म्यू बताओ। अब कौन बता सकता है? एवरीवन कैन टेल व्हाट इज म्यू। म्यू इज साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय 2 बाय साइन ए बाय 2। वैल्यू डाल। डेल्टा मिनिमम मालूम है क्या? अरे हाँ, अभी अभी तो देखे 20 डिग्री था। अच्छा, ठीक है, डाल। साइन 20 प्लस ए इज 60, क्योंकि ये इक्विलेटरल प्रिज्म था, बाय 2 बाय साइन 60 बाय 2। थोड़ा मार्कपीट करो तो ये आ गया साइन 80 बाय 2 इज साइन 40 बाय और साइन 30 इज 1/2, तो गया 2 ऊपर। सो इट इज 2 into 0.707, it is 0.68 is coming out to be 1.36. The value of mu is coming out to be 1.36। आपको वैसा साइन 40 का वैल्यू आप रट के याद रखें क्या? नहीं, ऐसे याद नहीं रखते हैं। वैसे हमें मालूम है साइन 45 का वो 1/√2 होता है। 1/√2 का वैल्यू 0.707 होता है, तो इससे थोड़ा सा कम डाल दिया आसपास। साइन 30 0.5 होता है, तो 0.68 डाल दिए, वैल्यू निकल जाएगा। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 1.36 इज द वैल्यू ऑफ म्यू। क्या मेरी बात समझ में आया? कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस समझने में देर था। ये क्वेश्चन में ए hollow equilateral prism was immersed a hollow equilateral prism was immersed in water. Draw or complete the ray diagram। क्या हुआ? हुआ यूं है कि ये कोई एक प्रिज्म है, मान लो कि ऐसा, और ऐसा कोई एक सिस्टम में हम ये प्रिज्म रखें, इक्विलेटरल प्रिज्म रखें। ऐसा आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना है इक्विलेटरल प्रिज्म के लिए। यू वांट टू ड्रॉ दी रे डायग्राम। दिस इज एन इक्विलेटरल प्रिज्म और हॉलो है। कहाँ रखा है? पानी के अंदर रखा है। पानी कैसे दिख रहा है? पानी कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ। ठीक है, यस, पानी में रखा है प्रिज्म। अब यहां पर कोई रे जा रहा है ऐसे, सोचो
अगर कोई रे ऐसे गया, क्या लग रहा है आपको? द रे विल गो ऑन डेविएटेड, द रे विल बेंड टुवर्ड्स द बेस, द रे विल बेंड टू अवे फ्रॉम द बेस, और द रे विल गो पैरेलल टू बेस। आपको क्या लग रहा है इसको देख के? व्हाट यू फील? क्या होगा? कंप्लीट द रे डायग्राम पूछेंगे। देखो ये एयर है भाई, ये अगर एयर है तो ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो पहले हम नॉर्मल से इसको दूर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, मतलब हमारा जो रे अगर ऐसे आया तो इंस्टेड ऑफ ऐसे जाने की बजाय वो इधर को जाएगा, नहीं इधर को जाएगा। और ये रे अगर हम कहेंगे कि यहां पर ये है नॉर्मल, तो ये रे जब वो यहां से निकलेगा तो फिर से ये नॉर्मल से दूर भागेगा, मतलब इधर को भागेगा। देखो द रे इज नॉट बेंडिंग टुवर्ड्स द बेस बिकॉज mu p is more than mu p is less than mu s, तो रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसा केसेस में a इज इक्वल टू r1 प्लस r2 नहीं होता है। देखो देखो a इज इक्वल टू r1 प्लस r2 कर रहे थे ना। देखो तो ये एंगल है आपका r1 और ये एंगल है r2, नहीं अब ये मिलेगा आपको a इज इक्वल टू r1 माइनस r2, इट विल नॉट बी r1 प्लस r2। बुक में दे देता है ग्लास प्रिज्म है, हवा में रखा है, इट इज अस्यूम कि ऑल कंडीशंस आर अस्यूम, तो ये बनता है। एनीवे सो ड्रॉ द रे डायग्राम, कंप्लीट द रे डायग्राम। रे डायग्राम कंप्लीट कर दिया। फ्लो में कभी कभार गड़बड़ भी हो जाता है, नहीं देखो तो ये चीज जो हो गया, ये तो एयर से जा रहा है पानी में, इधर कैसे जाएगा? जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो इसको साफ करो यहां से। तुम चलो भाई, तुम जाओगे किधर को? टुवर्ड्स द डेंसर मीडियम, मतलब ऐसे ऐसे करके टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा क्योंकि डेंसर मीडियम में जाएगा। डायग्राम में थोड़ा सा गड़बड़ था, रेक्टिफाई हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए hollow glass prism is held in air if hollow glass if A is equal to 60 degree and mu for the glass is 1.5, find minimum and maximum possible deviation। कितना खतरनाक क्वेश्चन है। कोई एक ग्लास प्रिज्म है भैया, कैसा है? A 60 डिग्री दिया है, ठीक है, A 60 डिग्री दिया है, बाकी के बारे में मालूम नहीं है, जो भी हो क्या फर्क पड़ता है। चलो लेट अस टेक इट लाइक दिस, इट विल नॉट अफेक्ट आवर आंसर। ठीक है, ये हॉलो ग्लास प्रिज्म है, ध्यान से देखना, ये हॉलो ग्लास प्रिज्म है, हॉलो ग्लास प्रिज्म है। ग्लास का म्यू दिया हुआ है। सोचो तो पहले, अगर मैं कोई लाइट ऐसे डालूं, that ray will bend towards the base or away from the base or will go on deviated, क्या होगा डेविएशन इसका? देखो तो दिखता है तो प्रिज्म जैसे ही, लेकिन हॉलो है, ये अंदर एयर है। अब इस सरफेस में घुसेगा तो इस सरफेस पे निकलेगा, क्या ये प्रिज्म जैसे बिहेव कर रहा है? नहीं नहीं, दोनों सरफेस आपस में पैरेलल है। अगर दोनों सरफेस पैरेलल है तो प्रिज्म होगा क्या? दैट विल बिहेव एज ए स्लैब। स्लैब का केस में क्या होता है? स्लैब का केस में लेटरल शिफ्ट हो सकता है लेकिन डेविएशन नहीं होता है। स्लैब की केस में जो डायरेक्शन था वो बरकरार रहता है, हाँ शिफ्ट होता है, बात अलग है, मतलब ये थोड़ा शिफ्ट हो गए फिर से चलेगा। नो डेविएशन, देयर बी नो डेविएशन फॉर एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस, देयर इज नो डेविएशन क्योंकि इट इज बिहेविंग एज ए स्लैब, इट्स नॉट ए प्रिज्म, इट्स ए स्लैब। क्योंकि इंसिडेंट सरफेस एंड इन्वर्जेंट सरफेस आर पैरेलल टू ईच अदर,
though it is looking like a prism, but it is a combination of two different slabs. Ray is passing through different slabs and there will be no deviation. तो क्या लिखेंगे? There will be no deviation. There will be no deviation as each side behaves as a slab. हर एक साइड एक स्लैब जैसे बिहेव करता है, सो इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। ठीक है ना, देयर बी नो डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में ठीक है, यूसी में ऐसे दो प्रिज्म लेता हूं, ये दोनों प्रिज्म को लेके मैं एक छोटा सा फिगर बनाता हूँ, आपको समझना है। इसमें से फिगर को छोटा कर दो, ठीक है। तुम आ जाओ यहाँ पे। यस, दूसरे वाले केस में भी हुई है, तीसरे वाले केस में भी हुई है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा सोचोगे तो कर लोगे। ठीक है, दो डिवीजन हुआ। और तीसरे वाले केस में क्या है? इसके केस में ही ये केस में क्या है? अच्छा, ये केस में दिया है ये वाला चीज नहीं, बस क्या दिया है? हर एक केस में एक इंसिडेंट रे यहाँ पे गिर रहा है। इन ईच केस सेम इंसिडेंट रे इज फॉलिंग ऑन द प्रिज्म, और एंगल कितना दिया है? एंगल दिया है आई और थीटा। तो ऐसे करके केसेस दिया गया है। इस केस में भी हाल कुछ ऐसा है और इस केस में भी हाल कुछ ऐसा है। In first case, if deviation is 30 degree, excuse me, find deviation in second and third case। क्या दिया है? क्या दिया है? दिया है all prisms are similar prisms। Given all prisms are alike, सारा प्रिज्म एक जैसा है। बताओ, पहला केस में डेविएशन अगर थीटा 30 डिग्री हुआ तो दूसरे केस में कितना होगा? तीसरे केस में कितना होगा? क्या आप लोग बता सकते हो? सोच लो। पहला केस में दिया है 30 डिग्री, तो सेकंड केस में कितना होगा? यस, कोई तो बता दे। कोई तो बता
बताएं। अरे भाई देखो, पहले फंडामेंटल से समझते हैं कि ये रे यहाँ पे से आएगा, बेंड करेगा, ऐसे जाएगा, कुछ डेविएशन हुआ वो 30 डिग्री दिया, रे इज बेंडिंग टुवर्ड्स द बेस, ये भी बेंड करेगा, बेस की तरफ आएगा। जब आएगा तो फिर घुसेगा इसमें दूसरे वाले में, और फिर बेंड करेगा, बेस की तरफ जाएगा, मतलब इट विल गो डाउन अगेन गो अप, ऐसे करके निकलेगा। और वैसे सोचो तो ओवरऑल सिस्टम के लिए ये इंसिडेंट सरफेस है, इमर्जेंट सरफेस है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म्स इज बिहेविंग एज ए प्रिज्म और ए स्लैब। स्लैब तो डेविएशन होगा क्या, इसमें अगर डेविएशन 30 डिग्री हुआ, इसमें डेविएशन होगा 0, ओनली लेटरल शिफ्ट होगा, है कि नहीं। अब कोई रे आया, ये दोनों में तो कोई डेविएशन नहीं हुआ, फिर गिरा आके, क्या होगा आपको मालूम है कि इन केस ऑफ ए स्लैब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है। तो इसका मतलब ये जो दो स्लैब को लेके ये प्रिज्म से बाहर निकलेगा, ये रे कैसे निकलेगा भाई, ये रे तो निकलते वक्त भी कुछ ऐसे ही निकलेगा, नहीं तो बात तो एक ही हो गया। इट इज एज गुड एज द केस ऑफ ए सिंगल प्रिज्म, है कि नहीं। तो ये जब घुसेगा डेविएशन कितना होगी इस केस में, इन दोनों में तो कुछ हुआ नहीं मतलब इसमें हुआ 30 डिग्री डाउनवर्ड्स, इसमें हुआ 30 डिग्री अपवर्ड्स टुवर्ड्स द बेस, जितना नीचे की तरफ आया था उतना ऊपर की तरफ आया, तो स्लैब जैसे बिहेव कर गया, नेट डेविएशन 0 हो गया। तो इस केस में भी डेविएशन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, द सेम एज वन प्रिज्म, सो इट इज सेम 30 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आया? यस। तो इनफैक्ट ये सारे चीजें करने के लिए मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल की वीडियो ही दूंगा, आप लोग न्यूमेरिकल का वीडियो प्रैक्टिस करो, बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, गुड बढ़िया से उसको एक्सप्लेन किया हूँ सारा चीज को, उसमें आप देख लेना, समझ में आएगा। जो न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा वो पूछना, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।